गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, वन और वन्य जीव संरक्षण। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जितने भी पॉइंट्स क्लास 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में है जो है लेसन 2 में, तो उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत में जो है वनस्पति जगत और प्राणी जात है। वनस्पति जगत का मतलब क्या, जितने भी जो है पेड़ पौधे से रिलेटेड जितनी भी प्रजातियां हैं उनको क्या बोला जाता है, वनस्पति जगत कहा जाता है। वो वनस्पति के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से प्राणी जात के अंतर्गत क्या आता है, जितने भी जानवर हो गए, स्तनधारी हो गए, और उसके बाद फिर जो है मनुष्य हो गए, ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्राणी जात के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि भारत में जैव विविधता जो है अधिक है। जैव विविधता, अब जैव विविधता है क्या, जीवों में विविधता। कहने का मतलब जो है, अब हमारे यहाँ क्या है, अगर देखा जाए गाय की कितनी प्रजातियां हैं, गाय की बहुत सारी प्रजातियां हैं ना। गाय में एक सिंधी गाय हो गई, साहिवाल गाय हो गई, तो इस तरीके की गाय की बहुत सारी प्रजातियां हैं। पेड़ पौधों की भी कई सारी प्रजातियां हैं। आम्र में, आम्र की देखा जाए, कहने का मतलब आम के लिए देखा जाए तो क्या हो गया, चौसा आम हो गया, लंगड़ा आम हो गया, और उसके बाद फिर अलग अलग देसी आम हो गया। इस तरीके से आम की भी बहुत सारी, अल्फांसो आम हो गया। और इस तरीके से जो है जितनी भी अगर देखा जाए वनस्पतियां हैं या फिर प्राणी जात में ही देखा जाए तो बहुत तरीके की विविधता पाई जाती है। जैसे शेर में एशियाई शेर हो गया, उसके बाद फिर चीते की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उसके बाद जानवरों में भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, भैंस की भी अलग अलग प्रजातियां नस्ल होती हैं, मनुष्य में भी अलग अलग विविधता पाई जाती है। अगर देखा जाए कोई सांवला रहता है, कोई जो है सफेद रहता है। तो इस तरीके से इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है जैव विविधता कहा जाता है, जीवों में विविधता। तो भारत में इस तरीके की जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में देखी जा सकती है, आप लोग भी देखते होंगे। और ये अनुमान लगाया गया है, देखो रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है, जिससे सर्वेक्षण बार बार होता रहता है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि 20% जो स्तनधारी हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है। कहने का मतलब वो नष्ट होने के कगार पर है। लगभग 20% जानवर जो हैं वर्तमान समय में 20% जानवर विलुप्त होने की श्रेणी में है, वो खत्म हो जाएंगे। और 10% प्रजातियां ऐसी हैं जो कि जो है नष्ट हो जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से नष्ट होने वाली प्रजातियां, जैसे चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गई, तो गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल हो गई, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों जो है नष्ट होने के कगार पर हैं। मतलब इनकी संभावना बताई जा रही है कि ये सब विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब देखो खत्म हो जाएंगे। अब यहां से बात ये आती है कि कौन कौन सी रिपोर्ट से पता चलता है कि जो है कौन विलुप्त होने की श्रेणी में है, कौन संकटाग्रस्त है, कौन जो है अगर देखा जाए संकटाग्रस्त क्षेत्र से बाहर है, सामान्य है। तो इस तरीके के लिए जो है एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको कौन तैयार करता है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के द्वारा जो है इसका वर्गीकरण किया जाता है कि कौन सा जानवर या फिर कौन सी प्रजातियां किस श्रेणी में आएंगी। अलग अलग टाइप की श्रेणी दी गई है, कौन संकटापन्न है, कौन सामान्य है, किसको ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। तो इस तरीके की, अब इसको IUCN की रेड डाटा बुक भी कहा जाता है। IUCN रेड डाटा बुक भी जो है कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है रिपोर्ट जारी होती रहती है कि कौन सा जानवर किस श्रेणी में है या फिर कौन सी प्रजातियां किस श्रेणी में है, कौन विलुप्त होने के कगार पर है, कौन नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए सामान्य जातियों के अंतर्गत क्या आता है, अब अलग अलग तरीकों की जातियां बांटी गई है। सामान्य जातियां वो होती हैं जो मतलब नॉर्मल रूप से हम देखते हैं, जितने भी पशु पक्षी ये सब हो गए जो है नॉर्मल रूप से जिनको हम देखते हैं, जिनके खत्म होने की कोई संभावना नहीं है, मतलब वो नॉर्मल रूप से दिखते हैं। तो वह प्रजातियां जिनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है,
मतलब पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ता है, उनके बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हमें, मतलब जो है लगभग 1 मील दूर या 2 मील दूर जाने की जरूरत नहीं, आसपास में ही लगभग दिखाई देते रहते हैं। बहुत सारी प्रजातियां हो गई, तो उनका पर्याप्त रूप से संरक्षण है, उनका पर्याप्त रूप विद्यमान है, इस कारण से हमें चारों तरफ दिखाई पड़ती है, पर्याप्त मात्रा में है, तो इनको सामान्य जातियों के अंतर्गत मतलब रखा जाता है। जैसे पशु हो गए, तो पशु को हम देखते नहीं है, पशु को हम देखते हैं, साल वृक्ष हो गया, चीड़ का वृक्ष हो गया, तो ये सब पर्याप्त मात्रा में दिखते हैं, तो ये सामान्य जातियों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है संकटाग्रस्त जातियां। संकटाग्रस्त जातियां कहने का मतलब जिनके ऊपर संकट है, उनके भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है, इनके लुप्त होने की संभावना का खतरा है। कहने का मतलब ये भविष्य में खत्म हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अगर जिस कारण से ये जो है समाप्त हो रही है, अगर उस कारण को नहीं बंद किया गया तो ये जल्द ही क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब जो है जिस कारण से जैसे उनका शिकार हो रहा है, तो अगर शिकार को नहीं बंद किया जाएगा तो धीरे धीरे शिकार होने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं दिया गया जिस तरीके को उनको चाहिए, तब भी वो विलुप्त हो जाएंगी। कहने का मतलब वो कारण जान लिया जाए जिनके कारण ये विलुप्त हो रही है और उस कारण को बंद कर दिया जाए, तभी जो है इनके जीवित रहने की संभावना होगी, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे। तो इनको संकटाग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे काला हिरण हो गया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है। काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, जंगली गधा हो गया, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर हो गया, जिसकी पूंछ शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, तो ये काला हिरण हो गया, मगरमच्छ, जंगली गधा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये संकटाग्रस्त श्रेणियों के अंतर्गत आए। अब काले हिरण का क्या होता है, शिकार होता है, अगर शिकार को नहीं बंद किया गया तो नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जंगली गधा भी है, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, ये किस कारण से विलुप्त हो रहे हैं, इनका कारण का पता लगाया जाए और उसको बंद किया जाए, तब तो इनको संरक्षित किया जा सकता है। तो ये संकटाग्रस्त जातियां हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वल्नरेबल, जिसको बोलते हैं सुभेद जातियां। तो इनकी संख्या घट रही है, अब ये इनकी संख्या कम हो रही है। देखा जाए कि पहले जितना थी, पहले मान लो 100 थी तो 50, 60 इस तरीके से, या 70, 60 इस तरीके से होती जा रही, कम होती जा रही है। तो इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। और जिन कारणों से ये भी अगर नष्ट हो रहे हैं, अगर उन कारणों को समाप्त नहीं किया गया, तो ये सुभेद से किस में आ जाएंगे, संकटाग्रस्त में आ जाएंगे। कहने का मतलब संकटाग्रस्त ज्यादा खतरनाक होता है, वल्नरेबल थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन अगर वल्नरेबल का ध्यान नहीं दिया गया तो ये संकटाग्रस्त में आ जाएंगे, क्रिटिकल इंडेंजर्ड जिसको बोलते हैं, इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद इनको भी नहीं प्रोटेक्शन दिया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगी। तो जिन कारणों से ये नष्ट हो रही हैं या समाप्त हो रही हैं, अगर उन कारणों को समाप्त नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, ये संकटाग्रस्त श्रेणी में जा सकती है। जैसे नीली भीड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गई और डॉल्फिन हो गई। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन किस श्रेणी में आता है। तो डॉल्फिन जैसे हो गया, नीली भीड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गई, तो ये वल्नरेबल में, सुभेद जातियों में है। जिस कारण से नष्ट हो रहे हैं, पहले उनके कारण का पता लगाया जाए, कारण का पता लगाया जाए, उसके बाद फिर उसको दूर किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये संकटाग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। और जब संकटाग्रस्त होंगे, इसमें भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो विलुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से सुभेद जातियां हो गई। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं जो है कुछ दुर्लभ जातियां हैं। दुर्लभ जातियों का मतलब जो हमें कठिनाई से देखने, बहुत कम संख्या में, दुर्लभ का मतलब होता है कठिनाई से प्राप्त हो, कहने का मतलब बहुत कम मात्रा में जो होती है, बहुत कम संख्या में होती है, गिने चुने होते हैं। तो वो क्या जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दुर्लभ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। और ये दुर्लभ जातियां जो हैं ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, संकटाग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि संकटाग्रस्त में भी उनके विलुप्त होने की संभावना रहती है। कहने का मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत दुर्लभ मात्रा में हमें दिखाई दे रही हैं, ये दुर्लभ प्रजातियां हो जाएंगी। इसके बाद फिर कुछ स्थानीय जातियां हैं, विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे कुछ स्थानीय जो है जातियां हैं सिर्फ किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है। जैसे अंडमानी चील हो गया, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वहां पर अंडमानी, जहां पर अंडमान है वहां पर जो चील की प्रजाति पाई जाती है उसे अंडमानी चील कहते हैं। निकोबारी कबूतर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निकोबारी कबूतर पाया जाता है। अंडमानी जंगली सुअर, ये भी क्या है, एक विशेष क्षेत्र में पाया जा रहा है।
तो इनको स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो है अलग अलग तरीके की प्रजातियों के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वनों का जो नुकसान है वो क्यों वनों का नुकसान हो रहा है। तो वनों का नुकसान क्यों हो रहा है, देखो वनों का नुकसान समझो किस कारण से वन विलुप्त हो रहे हैं। तो लकड़ी बनाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि लकड़ी जो है प्राप्त करने के, अब लकड़ी प्राप्त करेंगे तो लकड़ी से क्या होगा, फर्नीचर बनेगा, कुर्सी बनेगी, मेज बनेगा, या फिर जो है दरवाजा बनेगा। तो यहाँ से वनों को काटा जाएगा, तो इससे वनों का नुकसान होगा। इसके बाद कुछ लोग रबड़ बनाने में भी लकड़ी का यूज होता है, तो जो है लकड़ी को इसलिए काटा जाएगा, वनों को इसलिए विनाश किया जाएगा। इसी तरीके से कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो कि दवाइयों में यूज होती हैं, तो उनका भी विनाश किया जा रहा है। और इसी तरीके से भोजन के लिए, ईंधन के लिए जो है कुछ वनों को जो है विनाश किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, रबड़ बनाने के लिए, दवाइयाँ, भोजन और ईंधन, इन सब कारणों, इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जो है वनों का विनाश हो रहा है। इसके बाद फिर जो है अब हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि औपनिवेशिक काल में जो है जितने भी संसाधन, काल में देखा जाए जितने भी संसाधन थे, अंग्रेजों ने उसका बहुत दुरुपयोग किया। अंग्रेज भारत में आए क्योंकि उनको संसाधन भारत में मिला, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की और उन्होंने वनों को काट करके जो है रेल पटरियां बिछा दी, जो कहीं ना कहीं वनों के विनाश का कारण बना। तो वनों के विनाश का कारण ये भी था। उसके बाद झूमी खेती क्या होती है, वन जहाँ पर रहते हैं उसको साफ किया जाता है, साफ करने के बाद वहाँ खेती की जाती है। जब वो भूमि फिर बंजर हो जाती है 2 साल बाद, फिर वहां से छोड़ करके दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी वन को साफ किया जा रहा है, इससे वनों का नुकसान हो रहा है। नदी घाटी परियोजना, ये भी कहीं ना कहीं वनों के विनाश का कारण है। नदी घाटी परियोजना कहने का मतलब जहां से नदियां फ्लो होती हैं, अब नदियां फ्लो हो रही हैं, अब वनों को काट दिया जाता है, काट करके जो है वहां पर बांध बना दिया जाता है, जिससे जल की आपूर्ति की जाती है खेती करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं वो भी वनों के विनाश का कारण होती है। इसलिए जब कहीं पर नदी घाटी परियोजना बनती है तो वहां के निवासी जो है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसका विरोध इसलिए करेंगे कि वनों का इससे विनाश होगा। इसी तरीके से जो है खनन, जब हम कहीं पर खनन करते हैं, माइनिंग कहीं पर करते हैं, तो वहां पर जंगलों को पहले वहां पर जितने भी वन रहते हैं साफ किया जाता है, फिर खुदाई की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं वनों के नुकसान का कारण है। ये सारे पॉइंट्स एक एक में हेडिंग डाल करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वनों का नुकसान हो गया, ये इतने सारे कारण हो गए वनों के नुकसान का। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता को कम करने वाले कौन कौन से कार्य जिम्मेदार हैं। तो जो यहाँ तो ये वनों के नुकसान के बारे में हो गया कि वन किस तरीके से नुकसान हुए। अब हम जीवों में जो विविधता पाई जाती है वो क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो है अगर देखा जाए एक से जो है हिरण की भी अलग अलग प्रजातियां होती है, जैसे काला हिरण हो गया, नॉर्मल हिरण हो गया, एक सींग वाला गैंडा हो गया, 2 सींग वाले गैंडे हो गए। तो इस तरीके से मतलब गैंडा की अलग अलग प्रजातियां, काला हिरण की अलग अलग प्रजातियां, ये किस कारण से कम हो रही है। तो इनके जानवरों को मारना और शिकार करना, तो पहला कारण यही हो गया। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे हाथी है, हाथी को इसलिए शिकार किया जाता है ताकि जो है उसके दांत को बेचकर व्यापार किया जा सके, तो जो है जहां से पैसा कमाया जा सके। इसके बाद फिर काले हिरण का लोग शिकार करते हैं, तो इनका जब शिकार करेंगे तो क्या होगा, इनमें विविधता खत्म हो जाएगी। काले हिरण का जितना ज्यादा शिकार होगा, काला हिरण कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जैव विविधता को समाप्त कर रहे हैं। तो जानवरों को मारना हो गया, इनका शिकार करना हो गया। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण हो गया। पर्यावरण प्रदूषण कहने का मतलब जो है जब वातावरण प्रदूषित होता है तो कुछ प्रजातियां ऐसी रहती हैं जो कि अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाती है। जैसे प्रदूषण हो गया, अब वो प्रदूषित हवा में नहीं रह सकती और खुद ही नष्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का प्रदूषण होना भी जैव विविधता को नष्ट करने का कारण बनता है। इसके बाद जंगलों में आग, हम लोग देखते हैं जंगलों में आग लग जाती है, तो जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। एक जीव की जो है प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो जंगलों में आग लगना, ये ज्यादातर जो है अमेज़न के जंगलों में ऐसा होता है, वहां पर लगभग आग सुनाई पड़ता है अगर न्यूज देखते होंगे तो। उसके बाद फिर क्या है, वनों की कटाई।
वनों की कटाई होने पर भी, क्योंकि जब वन नहीं रहेंगे तो कुछ जातियां ऐसे रहती हैं कि जो कि वन में ही निवास करती हैं। जब वन की कटाई कर देंगे तो वो उस जाति की जितनी भी प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब जो है जैव विविधता को ये सारे कारण हैं जो कम करते हैं। जानवरों का शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों में आग और वनों की कटाई। एक हम लोग छोड़ दिए थे लुप्त जातियां जो होती हैं। लुप्त जातियों का मतलब पूरी तरह से पृथ्वी में लगभग गायब हो गई है। लुप्त जातियां ऐसी होती हैं जो कि पृथ्वी पर पूरी तरीके से जो है गायब हो जाती हैं, तो उनको लुप्त जातियों की श्रेणी में रखा जाता है और इनका खोज करने पर भी ये नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे एशियाई चीता ये देखने को नहीं मिलता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख ये भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये दोनों जो है विलुप्त हो चुके हैं, तो इसलिए इनको विलुप्त जातियां या फिर लुप्त जातियों में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि वनों को नुकसान पहुंचा दिया गया, जैव विविधता में जो है भी कमी आ गई। अब देखते हैं कि वन कटाई के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो, वन की कटाई होने पर सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी और गरीबों को नुकसान होगा। अब सूखा कैसे पड़ेगा जब वन रहेंगे नहीं, क्योंकि वन का कहीं ना कहीं सूखे में वो जो है योगदान करते हैं। कहने का मतलब सूखा को कम करने में योगदान करते हैं कि बारिश हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो जो है वाष्पन की क्रिया ऊपर होगी। वाष्पन की क्रिया पेड़, क्योंकि हवा की गति कहीं ना कहीं वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करती है, तो वाष्पन अच्छी मात्रा में होगा और बादल का निर्माण होगा और बारिश होगी। लेकिन वन की कटाई कर देंगे तो सूखा पड़ जाएगा। बाढ़ भी नियंत्रण करते हैं। कहने का मतलब अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो बाढ़ आती है, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में पानी को सोख लेते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये बाढ़ से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। गरीबों को नुकसान, गरीब लोग तो वन पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। वो वहां से लकड़ी काट कर लेकर आते हैं, कुछ लकड़ी काट कर लेकर आते हैं और वो उन्हीं लकड़ियों से जो है भोजन का निर्माण करते हैं। या फिर कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जिनको बेच करके पैसा अर्न करते हैं। तो जब वन ही नहीं रहेंगे तो वो लकड़ियों को काट कर बेच करके अपना जीवन यापन करना उनको दुर्लभ हो जाएगा और इस तरीके से गरीबों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो है भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 ईस्वी में आया था। इसमें क्या हुआ था, संकटग्रस्त जातियों के बचाव और शिकार पर रोक लगा दी गई थी। कहने का मतलब जो भी संकटाग्रस्त जातियां हैं, संकटाग्रस्त जिनके लुप्त होने की संभावना है, उनका हम शिकार नहीं कर सकते हैं। उनके बचाव के लिए जो है उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। और उन जीवों के व्यापार में, जैसे अभी बताया नहीं कि हाथी रहता है उसके दांत जो है बेच दिए जाते हैं, तो जो है जीवों के व्यापार पर भी रोक लगा दिया गया। इस तरीके की जो है सरकार ने पहल की कि जो है जो भी संकटाग्रस्त जातियां हैं उनको शिकार नहीं किया जाएगा, ना तो उनका व्यापार कहीं पर होगा। उसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किया। लोग राष्ट्रीय उद्यान जानते होंगे, जहां पर जो है जो भी अच्छी प्रजातियां होती है या फिर जानवर होते हैं उनको वहां पर रखा जाता है। वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसी तरीके से पशु विहार हो गया, जितने भी पार्क स्थापित किए जाते हैं और वहां पर पशुओं को रखा जाता है ताकि जो है उनका संरक्षण किया जा सके। इसके बाद फिर बाघ हो गया, एक सींग वाला गैंडा हो गया, काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी की रक्षा करना। मतलब इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनका दायित्व ही बनता है कि जो है जितने भी वन्य जीव से संरक्षण में हैं तो इनके लिए स्पेशली प्रोविजन दिया गया है कि बाघ की रक्षा की जाएगी, एक सींग वाले गैंडे की रक्षा की जाएगी, काले हिरण की, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ और भारतीय हाथी, इनकी रक्षा की जाएगी। क्योंकि ये तो विलुप्त हो जाएंगे अगर इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तो इन पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसी तरीके से तितली हो गई, तितली में कौन सी, ड्रैगन फ्लाई तितली हो गई, इसके बारे में भी जो है इसका भी प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं सरकार ने सारे कदम उठाए हैं। अब ये देखते हैं कि वनों का संरक्षण जो है किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आरक्षित वन है,
आरक्षित वन देश में लगभग जो है 50% भागों में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वनों का विकास वो पाया जाता है। वनों का विकास मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो गया और महाराष्ट्र, तो यहाँ पर जो है आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन, ध्यान देना। इसके बाद फिर है रक्षित वन। तो रक्षित वन ये जो है 1/3 भाग में फैले हैं पूरे भारत में, और जो है अगर क्षेत्र देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, ये रक्षित वन के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के जो वन आते हैं वो अवर्गीकृत जो है वन के प्रकार में आते हैं। तो यहाँ से आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये वनों के जो है रूप को देख लीजिए। 3 तरीके का है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसके बाद फिर जो है हम लोग ये देखते हैं कि वनों के लिए तो जो है वन्य और वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने अपने कदम उठाए। क्या स्थानीय लोगों ने भी कुछ कदम उठाए हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा भी काम किए गए हैं, जैसे सरिस्का बाग रिजर्व में, जब ये इसके सरिस्का बाग रिजर्व था, वहां पर इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए थे जो है इसके संरक्षण के लिए। इसके बाद फिर जो है चिपको आंदोलन, ये सुने होंगे, उत्तराखंड में था, जब वहां पर उत्तराखंड के चमोली जिले में जब वहां पर जो है पेड़ को काटने वाले लोग वनों का विनाश कर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि पहले हमें काटो, उसके बाद फिर पेड़ को काटना हो, और वो पेड़ को गले से लगा लिए थे। तो इसको बोला जाता है, वो पेड़ से चिपक गए थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इसी तरीके से बीज बचाओ आंदोलन, ये भी टिहरी में शुरू हुआ था। टिहरी जो है उत्तराखंड का क्षेत्र है, वहां पर बीज बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन स्थानीय लोगों ने किया था। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ स्थानीय लोगों ने भी काम किए हैं, सरकार ने भी कुछ काम किए हैं। तो इनको जानना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप इनको समझते हैं, उसके बाद फिर वर्तमान जीवन में कोरिलेट करते हैं, तो जो है तो उम्मीद करते हैं सारे टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।